Good evening to all of you. I hope you guys are doing well. So today I'm going to discuss about a new topic which is 131 CRPC, like power to examine accused की accused को क्या accused को examine करने की कोर्ट के पास क्या पावर है और उसको कब एग्जामिन किया जा सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी का 313 ये बोलता है कि जब हम किसी एक्यूज को एग्जामिन करते हैं तो इसमें दो क्लोज होते हैं, क्लोज ए और क्लोज बी। सो क्लोज ए मेरा मे से स्टार्ट होता है और क्लोज बी मेरा शैल से स्टार्ट होता है। जो जब चीजें मे से स्टार्ट होती है तो इट इज अ जस्ट डिस्क्रिशनरी पावर वेदर ही वुड लाइक टू एग्जामिन द एक्यूज और नॉट। अगर मे से स्टार्ट हो रहा है, अगर शैल से स्टार्ट हो रहा है तो इट मस्ट टू बी एग्जामिन विद सम सर्टेन कंडीशन। तो आपको बता दूं कि 313 पिक्चर में कब आता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं 313 में ना सबसे अच्छी बात क्या है कि एक्यूज के लिए ना एक ब्लैंक चेक होता है। अगर वो चाहे तो इसको एक पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकता है। मतलब कि अगर कोर्ट आपको एग्जामिन कर रहा है तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। द मोमेंट व्हेन यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, you must be honest toward your statement towards the court। ब्लैक एंड व्हाइट होकर के अपनी स्टेटमेंट दो, ठीक है। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कोर्ट और इसको आप एक्सप्लेन करो। हाँ, दूसरी बात यह कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही है तो आप अपने काउंसिल यानी कि एडवोकेट साहब को बोलो कि सर 313 के मेरे बयान करवा दीजिए चार्जेस फ्रेम होने से पहले। उसमें क्या होगा, चार्जेस फ्रेम होने से पहले अगर आपके 313 के बयान हो जाते हैं और कोर्ट को कहीं भी लगता है कि मुकदमा झूठा है या मुकदमे में आपको फॉल्सली जो है आपको फंसाया जा रहा है फैब्रिकेटेड एविडेंस के तहत, तो आपके वकील साहब चार्जेस फ्रेम होने के वक्त ही आपको जो है बरी करवा देंगे। लेकिन ये आपको वकील साहब को बोलना पड़ेगा। कई बार चीजें स्किप हो जाती है क्योंकि कोर्ट के ऊपर भी काफी सारा बर्डन है और वकील साहब के ऊपर भी काफी सारा बर्डन होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर 313। तो 313 में होता क्या है, सबसे पहले अच्छा 313 पिक्चर में आएगा कब, ऐसे नहीं कि 313 उठ के कभी भी पिक्चर में आ जाएगा। सबसे पहले आपकी 154 में एफआईआर होगी। कंप्लेनेंट जाएगा पुलिस स्टेशन, कहेगा जी मेरे साथ साथ ये मारपीट हुई है या मेरी ये चीज चोरी हुई है या जी मेरे घर में डाका पड़ गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस जब आप करोगे, ठीक है, उसके बेसिस पे पुलिस आपकी एफआईआर लिख देगी 154 में। 161 के आपके बयान हो जाएंगे सीआरपीसी में। सीआरपीसी का एक प्रोविजन होता है। आज देखो, जो लोग लॉ से हैं उनको चीजें समझ में आएगी और जो लोग लॉ लीगल की टेक्निकलिटी से मतलब कि आई मीन टू से कि लीगल टेक्निकलिटी उनको अगर नहीं पता है तो उनको नहीं समझ में आएगा। 161 के बयान जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो वो बोलते नहीं जी लिखो आपके साथ क्या हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। तो इसको बोलते 161 के बयान। और जो आप जज के सामने देते हो वो होते 164 के बयान, 164 सीआरपीसी, ठीक है। तो आपने एफआईआर भी करा दी, आपके 161 के बयान हो गए। जब मैं आपकी बात कर रहा हूं तो कंप्लेनेंट की बात कर रहा हूं कि जिसने किसी के खिलाफ कंप्लेन कराई है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर क्या करता है, ये सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करके बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट के सामने 173 सीआरपीसी में अपनी चार्जशीट सबमिट कर देगा। जब चार्जशीट सबमिट कर देगा तो तब चीजें खुल के आएंगी कि आपने क्राइम करा क्या है और आपके खिलाफ सबूत क्या है और उन सबूत को आप कैसे एक दूसरे से जोड़ रहे हो। तब आपसे कोर्ट ये पूछ सकता है कि हाँ जी ये चीजें आपके खिलाफ आई है, आप बताइए। 313 ए में चाहे तो जज पूछे चाहे तो जज साहब ना पूछे, लेकिन जहां 313 बी की बात आती है उसमें क्या है कि आपने किसी की गाड़ी चुराई और जो गाड़ी चुराई है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सीज कर ली, जब्त कर ली, उसको मिल गई है, ठीक है। वो आपके घर से मिली हो या फिर किसी भी प्लेस से मिली हो, बट वो मिली तो है आप ही के खिलाफ क्योंकि आपने उसको चुराया है। तो द मोमेंट दे गेट द एविडेंस अगेंस्ट यू, सो the judge should have to be the judge should have to be examining you first कि भाई ये एविडेंस, ये जो चीजें हैं ये एविडेंस आपके खिलाफ आया है, आपने ये गाड़ी को चुराया, बताइए कैसे चुराया, ये क्यों चुराया, अगर नहीं चुराया तो क्यों, तो ये आपके खिलाफ क्यों आया है। तो वहां आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। अगर आपने वो कुछ नहीं किया है तो आप जज साहब को बताइए कि जनाब ये चीजें मैंने नहीं की है और ये मेरे खिलाफ साजिश रची गई है या मेरे खिलाफ ये इस तरीके से काम हुआ है। और हाँ, एक चीज हो रहा है, अपने काउंसिल को भी वहां आप इंगेज करके रखिएगा। वैसे तो होंगे इंगेज, ठीक है, तो आपके काउंसिल भी उस वक्त जो है जब आप एग्जामिन होंगे तो आप वहीं पर मौजूद होंगे, जो आप स्टेटमेंट दोगे उस स्टेटमेंट को वो भी सुनेंगे। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 बोलता है कि अगर आप 313 में कोई भी स्टेटमेंट देते हो तो ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता।
पहली बात, ये चीज़ें ध्यान रखना। दूसरी, जब आप वहाँ पर स्टेटमेंट दे दोगे उसके बाद वो स्टेटमेंट आपकी जज साहब नोट कर लेंगे। उसके अलावा अगर जज साहब को कहीं भी लगेगा कि आप फॉल्सली इम्प्लीकेटेड हो एविडेंस के तौर एविडेंस और गवाह जो भी होंगे आपके, अगर जज साहब को लगेगा कि नहीं आप फॉल्सली इम्प्लीकेटेड फंसाए गए हो, तो केस को एक्विटल होगा। लेकिन एक बार चार्जेस फ्रेम हो गए तो केस एक्विटल ही होगा। ये नहीं कि चार्जेस फ्रेम होने से पहले एक दूसरी कंडीशन होती है, चार्जेस फ्रेम होने के बाद एक दूसरी कंडीशन होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक रिसेंटली जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत एक आरोपी की जांच करते समय सभी प्रतिकूल सबूतों को सवालों के रूप में रखना होता है, ताकि आरोपी को अपने बचाव व्यक्त करने और अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर मिले। यानी कि प्रतिकूल एक इस तरीके से जवाब पूछा जाए, इस तरीके से उससे पूछा जाए कि वो ढंग से उसको एक्सप्लेन करे। अगर वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है, उसको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन क्या करेगा? तो एवरी एक्यूज शुड हैव टू बी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। अगर उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक्सप्लेन करेगा। और दूसरी बात, अगर आप एक्यूज हो और आप किसी केस में फंसे हुए हो, तो 313 का जब भी स्टेज आए या 313 में जब भी आपसे बयान लिए जाते हैं, तो आप एक ऑनेस्ट वे में अपने डिफेंस में हमेशा एक्सप्लेन करो अपनी बात कि जज साहब ये मैंने नहीं किया और मेरे को इस तरीके से फंसाया गया है। देखो, पुलिस अब एक अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी और जज साहब एक अलग तरीके से दोनों चीजों को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। और दूसरी बात, वकील और जज साहब दोनों ही, वकील साहब और जज साहब दोनों ही बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, ठीक है। तो ये चीजों को बड़े इंटेलेक्चुअल वे में, यानी कि चीजों को तोल और मोल के डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 313 के बयान नहीं हुए थे एक एक्यूज के, वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट की उसमें कुछ गाइडलाइंस भी आई है और उसमें उस केस को खारिज कर दिया गया है, यानी कि उस केस में उस एक्यूज को बेनिफिट मिला है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपसे तब तक के लिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपने कानूनों को लेकर के सजग और जागरूक रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।